नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज बात निवेश आउट ऑफ और रिपोर्ट आपको दिखाएंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको काठमांडू से बड़ी खबर बता देते हैं। नेपाल में भूकंप से भारी तबाही। आपको बता दें कि जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, नेपाल केंद्र था। 40 मिनट में 4 बार नेपाल में आया भूकंप। यूपी के कई शहरों में भूकंप के झटके किए गए महसूस। कई इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। 1 घंटे में नेपाल की धरती 4 बार हिली। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके किए गए महसूस। आपदा प्रबंधन की टीमें रेस्क्यू में जुटी। काठमांडू से खबर, नेपाल में भूकंप से हुई भारी तबाही। 1 घंटे में 4 बार कांपी धरती नेपाल की। नेपाल में भूकंप से भारी तबाही। बता दें कि नेपाल के पास था भूकंप का केंद्र। 40 मिनट में 4 बार आया भूकंप। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तबाही का मंजर नेपाल में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 2:53 पर आया था भूकंप। करीब 40 मिनट में आपको बता दें कि 4 बार नेपाल की धरती कांपी और नेपाल में भारी नुकसान हुआ। चार बार भूकंप के झटके किए गए महसूस। आपको बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए थे जगह जगह पर, अलग अलग राज्यों में भी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि केंद्र जो था वो नेपाल था। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। आपको बता दें कि उत्तराखंड से सटा इलाका चूंकि नेपाल है, उसको लेकर हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? 4 बार भूकंप के झटके नेपाल में महसूस किए गए हैं और अलग अलग राज्यों में भी इसका असर जो है वो साफ तौर पर देखा गया। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश के नाते जो है कहीं ना कहीं भारत का जो संबंध है वो रोटी और बेटी के साथ साथ हर एक दुख तकलीफ का होता है। और जिस तरीके की तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये नेपाल की तस्वीरें हैं जहाँ पर 4 बार जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। और उसके बाद झटके इतने भयावह थे कि आप स्थिति बयां कर रही है ये तस्वीरों पे कि कितना भयानक जो रूप है वो नेपाल में देखने को मिल रहा है। बड़ी कहा जा सकता है बड़ी तबाही जो है वो नेपाल के काठमांडू क्षेत्र से सटे हुए कई ग्रामीण इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रही है। और साथ साथ कोई जो भारत की भी बात करें तो भारत भी इसका छूटा नहीं है। भारत में हालांकि नुकसान की अभी तक कोई ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई, जानमाल का कोई बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा भूकंप के झटके जो है वो पड़ोसी राज्य के अनुसार भी कहा जाए, देश के अनुसार भी कहा जाए तो उत्तराखंड में जो है वो खासतौर से महसूस किया गया है, जिसमें 4.9 की तीव्रता भी वो इसमें महसूस की गई। और चाहे वो उत्तरकाशी की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, जब नेपाल के साथ सटे हुए जो भी
इलाके हैं उनमें खासतौर से बड़ी तेज गति के जो झटके हैं वो खासतौर से महसूस किए गए। इसके साथ साथ देश के तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर भी जो है वो डोली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, ये तस्वीरें सीधा नेपाल से है और नेपाल में जिस तरीके का भयावह मंजर फिलहाल देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये याद हो तो पहले भी नेपाल में इस तरीके की तस्वीरें जो है देखी गई थी। बड़ा काठमांडू खासतौर से, जो काठमांडू नेपाल की राजधानी है, वहाँ पर जो है खासतौर से इस तरीके के जो तस्वीरें थी और काफी बड़ा नुकसान जो है वो कुछ सालों पहले हुआ था। लेकिन इस तरीके के झटके तरीके से बार बार हिमालय की चोटियों पर आ रहे हैं, हिमालय से सटे इलाकों में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जो है एक बड़ा गंभीर विषय है और कहा जा सकता है जिससे सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। लेकिन ये दैनिक आपदाएं हैं, सब कुछ को बहा ले जाए ये भी कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इसमें प्रिकॉशन बरतना भी बहुत जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल जो है देखिए नुकसान जो है नेपाल में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ उत्तराखंड के साथ साथ कई और ऐसे राज्य हैं जहाँ पर दिल्ली तक जो है भूकंप के भारी झटके जो है वो महसूस किए गए। लोग घरों में से बाहर आ गए। लगभग 2:51 की ये घटना है और इसके बीच में लगभग 30 से 40 सेकेंड जो है पूरा जो कहा जाए कि जो धरती है वो डोली है और लोग जो है अपने घरों से बाहर आए। एक दहशत का माहौल जो है पर्वतीय इलाकों में खास तौर से बना हुआ है। इसी और इस तरीके से नेपाल की तस्वीरें बयां कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके अंदर एक डर का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन तस्वीरें जो है वो झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें जो है वो बयां करती है कि ये जो भूकंप आया है जो नेपाल में केंद्रीय था भूकंप जो है वो उसकी गति कितनी तेज थी और किस तरीके की तबाही जो है वो एक बार नेपाल में दोबारा करने गया है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि नेपाल में ये भूकंप के झटके तेजी के साथ महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली है। फिलहाल आपको हम ये बता देते हैं कि अलग अलग राज्यों में भी देश के भूकंप के झटके महसूस किए गए। धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में 2 बड़े आयोजन करने जा रही है। सरकार दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ ही 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन भी करने जा रही है। सरकार ने इन दोनों कार्यक्रमों को सफल बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन होगा। पद्म विभूषण अमिताभ बच्चन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश और दुनिया भर के विशेषज्ञों के बीच मंथन होगा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि उत्तराखंड और अन्य हिमालयी क्षेत्रों की आपदा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व स्तर पर किए जा रहे हैं चिंतन और प्रयासों को गति मिलेगी। आपदा से बचाव पर चर्चा की जाएगी और सम्मेलन की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। एक तरफ जहां सरकार इस सम्मेलन की तैयारियों में लगी हुई है तो दूसरी ओर दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़ा निवेश आए, इसके लिए सीएम धामी दिल्ली दौरे पर है और बुधवार को दिल्ली में मेगा रोड शो होगा। इसके जरिए सरकार निवेशकों को आमंत्रित करेगी। दिल्ली में मेगा रोड शो के बाद सीएम धामी 5 अक्टूबर से फिर विदेश भ्रमण पर जाएंगे। मुख्यमंत्री सिंगापुर और ताइवान के दौरे पर जाएंगे। निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। वहीं कांग्रेस ने राज्य में होने वाले इन दोनों बड़े कार्यक्रमों पर सवाल खड़े किए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। से पहले रिपोर्ट। धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में 2 बड़े विश्व स्तरीय आयोजन करने जा रही है और इसी के तहत 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन होगा। पद्म विभूषित अमिताभ बच्चन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश और दुनिया भर के विशेषज्ञों के बीच मंथन होगा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि उत्तराखंड और अन्य हिमालयी क्षेत्रों की आपदा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व स्तर पर किए जा रहे चिंतन और प्रयासों को गति मिलेगी। आपदा से बचाव पर चर्चा की जाएगी और सम्मेलन की सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं विपक्ष ने सरकार को आपदा के मुद्दे पर कतई गंभीर नहीं बताया है। अभी G20 की जो बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में संपन्न हुई है और 30 नवंबर तक इस वर्ष का उसका कार्यकाल है। 30 नवंबर के बाद अगला वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। उससे ठीक पहले 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में 6ठा आपदा प्रबंधन सम्मेलन
देहरादून में आयोजित करने का, वैश्विक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय हुआ है। G20 की जो बैठक हुई, उस बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आया है कि किस प्रकार से डिजास्टर के जो रिस्क हैं उसको कैसे कम से कम किया जाए। तो ये उस दृष्टि से भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें देश दुनिया के अनेकों देशों के लोग, अनेकों राज्यों के लोग, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिनकी विशेषताएं रही हैं, जिन्होंने अनेकों कार्य किए हैं, उन सभी लोगों ने इसमें अपने अपने विचार भी रखने हैं। आपदा प्रबंधन, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। आज भी जो मुख्य मार्ग हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, जो आपके स्टेट हाईवे हैं, जो जिला मार्ग हैं, सब बंद पड़े हुए हैं। और का जो सीमांत क्षेत्र है, धारचूला में भयावह स्थिति है और सरकार ने ऐलान किया था कि जोशीमठ के लिए हम 1000 करोड़ का पैकेज देंगे, लेकिन आज तक उन प्रभावित परिवारों को कहीं पुनर्वास नहीं हुआ है, कहीं आर्थिक इमदाद नहीं दी गई है। पूरे प्रदेश में आपदा के प्रति सरकार बिल्कुल कतई गंभीर नहीं। वहीं एक तरफ जहां सरकार 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन की तैयारियों में लगी हुई है, तो दूसरी ओर दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बड़ा निवेश आए, इसके लिए सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं। बुधवार को दिल्ली में मेगा रोड शो होगा और इसके जरिए सरकार निवेशकों को आमंत्रित करेगी। दिल्ली में मेगा रोड शो के साथ ही सीएम धामी 5 अक्टूबर से फिर विदेश भ्रमण पर जाएंगे। मुख्यमंत्री सिंगापुर और ताइवान के दौरे पर जाएंगे। निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब तक 20,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं और निवेशकों में काफी उत्साह है। फिलहाल सरकार निवेश के तमाम प्रस्तावों का आकलन कर रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री राज्य में पहले से कार्य कर रही कंपनी के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं और ऐसे में नया निवेश कहां है, सरकार ये बताए। देखिए, ये हमने एक शुरुआत की है और शुरुआत के दिन से, जिस दिन से यहाँ पर इसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च की थी, उसके बाद कर्टन रेजन का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था और फिर पिछले दिनों लंदन और बर्मिंघम में जो बहुत सारे निवेशक समूह के साथ अलग अलग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो चर्चा हुई है, उसके बाद लगातार हमको कर्टन रेजर के दिन भी 7,500 करोड़ के निवेश के करार हुए थे और लंदन बर्मिंघम में लगभग 12,500 करोड़ के निवेश के करार हुए हैं। साथ में अन्य भी बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास आए हुए हैं। धामी जी की सरकार में ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, उसी तरीके के बयान, उसी तरीके की बातें, उसी तरीके का प्रचार धामी जी की सरकार कर रही जो टीएसआर के समय में हुआ था। और 2.5 लाख रुपए करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करके आज 24-25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाकर पीठ ठोकी जा रही है, जिसमें एक कंपनी जो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, रोपवे इत्यादि का काम करती है, जिसका एड्रेस गाजियाबाद का है, उस कंपनी से भी 1,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री ने कही है, जबकि वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है कंपनी और उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश की। कुल मिलाकर धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में 2 बड़े विश्व स्तरीय आयोजन करने जा रही है और इन दोनों कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सीएम धामी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली के देश के निवेशकों को मुख्यमंत्री आमंत्रित करेंगे, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री 5 अक्टूबर से फिर विदेश भ्रमण पर रहेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सिंगापुर दौरे, ताइवान के भ्रमण पर रहेंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश का न्योता देंगे और इसके बाद 16 अक्टूबर से दुबई के दौरे पर रहेंगे। सीएम इन दोनों देशों में बड़े घरानों के साथ चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री की कोशिश है कि निवेश के साथ ही आपदा से बचाव पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। देखना होगा इन कार्यक्रमों से राज्य को कितना लाभ होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
जी हाँ, तो आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। यहाँ पर निवेशकों से मुलाकात करेंगे, उनका रोड शो भी होगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो छठवां आपदा प्रबंधन को लेकर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है और कैसे आपदाओं से निपटना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिलहाल इस पर भी बातचीत की है। लेकिन आपको हम ये बता दें कि विपक्ष जो है वो उसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। जोशीमठ का जिक्र लगातार आ रहा है आपदा प्रबंधन को लेकर, क्योंकि सरकार द्वारा कहा गया था कि उनको पुनर्विस्थापित किया जाएगा या किसी अलग जगह पर स्थापित किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी फिलहाल जो है जोशीमठ के लोग वहाँ पर रहने को मजबूर हैं, डर के साए में रहने के लिए मजबूर है। और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके, लोगों को रोज़गार मिल सके। उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जितना इंडस्ट्रीज़ होंगी या जितना रोज़गार लगेगा उतना मिल पाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंशुल श्रीकुंज जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश उनियाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में विपक्षी दलों से करना चाहूँगी, क्योंकि विपक्ष को आपत्ति है इन आयोजनों से, इन कार्यक्रमों से। और शुरुआत अंशुल जी आपसे करूंगी कि क्यों विपक्ष को रास नहीं आ रहा है ये दिल्ली दौरा या ब्रिटेन दौरा, क्यों ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में आएंगे, निवेश करेंगे, उत्तराखंड का ही कुछ भला होगा। अंशुल जी अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल का, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने आज ये चर्चा रखी है। देखिए, दो विषयों को लेकर जो आज ये चर्चा है, तो हमारा तो इस पर स्पष्ट कहना है कि जब चुनाव इस प्रदेश में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरह के जुमले और नए नए तरह के वादे, स्लोगन लेकर सामने। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसके कुछ उदाहरण भी आपके सामने रखूंगा। जब पिछला विधानसभा चुनाव था उस समय भी कुछ ऐसी बातें लेके आए थे, और अब जब 2024 का आम चुनाव देश के सामने है, तो इस सरकार जो पिछले 7 वर्षों से उत्तराखंड में शासन कर रही है, इनके पास लोगों के सामने जाने के मुद्दे नहीं है, और उससे ध्यान भटकाने के लिए ये 2 तरह के नारे भी लेके आए हैं। इसमें 2 ही काम होते दिख रहे हैं। एक तो जो सरकार के चेहरे पर नाकामी की कालिस है उसको साफ करने की कोशिश है, और दूसरा, इस बहाने मुख्यमंत्री जी का विश्व भर का सैर सपाटा हो जाएगा। आपको ध्यान होगा 2019 के चुनाव से पहले 2018 में भी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार इस प्रदेश में थी, तब भी वो ऐसा ही इन्वेस्टर समिट लेकर के आए थे, और इन्हीं दिनों की बात थी चुनाव से पहले, और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि 1,20,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं। सबसे पहले तो इस सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि पिछले 5 वर्षों में उस 1,20,000 करोड़ में से कितने करोड़ का, कितने हजार करोड़ का निवेश ये इस राज्य में ला पाए। अब दूसरे विषय पर आते हैं। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों लंदन की और बर्मिंघम की यात्रा की, दिल्ली की यात्रा की, अब फिर विदेश दौरे पर जा रहे हैं। बड़े बड़े नारे और विज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार पहले 1,20,000 करोड़ के निवेश की बात करती थी, आज वो 2.5 लाख करोड़ के निवेश की बात करती है, जबकि धरातल की स्थितियां बिल्कुल इसके उलट हैं। जो कंपनीज राज्य में वर्षों से नहीं दशकों से काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के जमाने से एक कंपनी इस प्रदेश में काम कर रही है। मैं हरिद्वार का उदाहरण देता हूँ, मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे, दोनों वो कंपनी संचालित करती है। वो कंपनी तमाम प्रकार के विवादों में, की बात तो नहीं कर रहे हैं, उषा ब्रेको की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले दिनों उसी कंपनी के खिलाफ इस सरकार के अधिकारियों ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी और उस कंपनी से काम वापस ले लिया था। ऐसा क्या हुआ उस कंपनी में, ऐसे क्या सुर्खाव के पर हैं कि दोबारा से उसके साथ एमओयू किया जा रहा है, और वो भी हास्यास्पद स्थितियों में। जो कंपनी देहरादून से 60 किलोमीटर की दूरी पर काम करती है, जिसका
रजिस्टर्ड एड्रेस गाजियाबाद का है, उसको तो मुख्यमंत्री जी के सरकार के पर्यटन का या उद्योग का कोई एक अधिकारी बुलाकर चाय पर एमओयू कर सकता था। उसके लिए सैकड़ों करोड़ खर्च करके लंदन जाने की क्या आवश्यकता थी? तो ये एक फेस सेविंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार को कुछ सवालों का जवाब देना चाहिए कि ये राज्य बेरोजगारी की दर क्यों बढ़ती जा रही है। राज्य में राज्य की जीडीपी, आप सबको याद होगा, एक मैकेंजी कंपनी, अमेरिकन कंपनी से सरकार ने करार किया था, देखिए जिस पर लाखों रुपए मेरी रोज बात खर्च सुनिए। करेंगे। अभी जो मसले हैं उत्तराखंड के, उन पर बातचीत मैं नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए ऐसे करने बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं निवेश की बात करूं, अगर हम निवेश पर बात देखिए, अगर मैं निवेश पर बात करूं, और मुझे लगता है कि अगर धामी जी एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये बात मान लेते हैं कि त्रिवेंद्र सरकार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम धामी जी से भी उम्मीदें छोड़ देंगे। अगर वो जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है इसके रिजल्ट पॉजिटिव हो। जरूरी थोड़ी ना है कि नेगेटिविटी हमने भर ली अपने दिमाग में। नहीं, मैं कोई भरा हुआ नहीं हूँ। मैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार भी इसी दल की सरकार थी। धामी जी उस सरकार के भी हिस्से थे, एक विधायक थे, उनको रिप्लेस। चलिए ठीक है अंशुल जी, मैं वापस आऊंगी क्योंकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। उसके बाद विस्तार से इस भूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं निवेश आउट ऑफ कंट्रोल। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मैं यहाँ पर शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख करना चाहूंगी। शांति प्रसाद जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। धामी सरकार चुनाव से पहले 3 बड़े काम करने की बात कह रही है, और तीनों कामों की सच्चाई मैं जो बोलूँगा वो उसमें आप सहमत भी होंगी। हमारा ये कहना है, 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टर सिमट की बात करने वाले जब इंग्लैंड में गए तो 12,000 करोड़ पे आके सिमट गए। जिनके साथ एमओयू करके इन्होंने बात कही, डिबेट में सब ने बोल दिया कि गाजियाबाद की कंपनी को जो है आपने काम दिया। इससे पता चलता है कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा सफल यात्रा आपकी नहीं रही। दूसरा, आपने आपदा प्रबंधन के लिए सम्मेलन की बात कही, और वो 6वां सम्मेलन है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 जो आपदा से संबंधित सम्मेलन हुए उससे क्या अनुभव प्राप्त किया। ऑल वेदर रोड जिसमें कि चारों तरफ दरार आ गई, ट्रैफिक बाधित है, और आपने इससे बड़ा मजाक बना दिया कि आपने उसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बना दिया। क्या अब वो उत्तराखंड में आकर ऑल वेदर रोड की दरारों को डांस कर करके भरने की बात कहेंगे? कितना बड़ा मजाक है भाई। अमिताभ बच्चन को आपदा का क्या लाभ, क्या अनुभव है? जो आदमी पैदल चलने को तैयार ना हो, वो उत्तराखंड में हो रहे आपदा के कारण वो क्या सुझाव देंगे? ये भाजपा जो अपना मजाक बना रही है, ये जनता अब समझ रही है कि ये केवल नौटंकीबाज है। इनकी ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप अब समझ ही रहे हो। तीसरी बात, अब बताइए रोड शो से क्या होगा? दिल्ली में रोड शो करके कौन सा इन्वेस्टर यहाँ पर आके पैसे देगा? क्या अमिताभ बच्चन डांस करेंगे अब दिल्ली में? और उसके बाद कहेंगे कि आओ ठुमक ठुमक के उत्तराखंड में जो दरारें पड़ी हैं उन्हें ठीक कर देंगे। और अगर 6 सम्मेलन आपदा के आप बता रहे हो माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आप ये बताइए क्या सिखाओगे? ऋषिकेश में आप यात्रियों को जो अपने धार्मिक यात्रा के लिए आते हैं, उनको तो आप ऋषिकेश में घुसने नहीं दे रहे। आप उनको जो है कभी जोगीवाला में भटका रहे हो, कभी बानियावाला भटका रहे हो। आपका ये मतलब तरीका समझ नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का कि चुनाव से पहले आप ऐसी नौटंकी करके क्या दिखाना चाहते हो। और चौथी बात आपके जो मार्फत हमें पता लग रही है, अब इतना नौटंकी करने के बाद ये सीधा ताइवान चले जाएंगे और सिंगापुर चले जाएंगे। वहां क्या होगा जाके? जो इंग्लैंड में हुआ वही यहाँ होगा। आप इसके पीछे की सच्चाई को समझो। माननीय मुख्यमंत्री जी कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा निकल कर आएगा बाद में घोटाला, देखते रहिए। इनके जो है भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो चाउमीन से पनप गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और हो। हकीकत ये है कि आपदा के मामले में टाई फिश ये सरकार, जिसकी ऑल वेदर रोड एक भी वेदर नहीं झेल पा रही है, इस पर बोलने को तैयार नहीं है। आपका रेल प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर रैनी की घटना ले आता है, नरेंद्र नगर में घरों घरों में दरार आ जाती है। इस पर आपदा
शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, जरा और लोगों का फटाफट रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि काफी देरी हो रही है। संगीता जी की तैयारी कर रही है, ये इनका मंशा सफल नहीं होगी और ये बुरी कदर हारेंगे। जनता की आंख में धूल झोंकना ज्यादा समय तक चलता नहीं है। ठीक है, संगीता जी। देखिए यशी जी, आपने देखा होगा कि पहले ये 2018 में हुआ जब 2019 का चुनाव लोकसभा सामने था, और अभी ये 2023 में हो रहा है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। और मैं शांति प्रसाद भट्ट जी के इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हम ये 6वां सम्मेलन कर रहे हैं। हमने 5 से क्या सीखा और उत्तराखंड को कितना अनुभव दिया और कितना बचाने का काम किया। ऐसा ना हमें जोशी मठ में देखने को मिला, ना और जगह देखने को मिला। और अभी भी आपदा से लोग प्रभावित हैं। हमने हरिद्वार के किसानों को ही आपदा से देखा कि किस तरह उनकी फसल डूब जाती है तो सरकार एक मुआवजा तक नहीं दे पाती। तो यशी जी देखिए, छोटे छोटे काम धरातल पर इनसे हो नहीं रहे, जनता को ये लाभ पहुंचा नहीं रहे। आज ही की बात है, मुंशियारी में एक गांव है, वहां 2018 में यशी जी आपदा आई थी। वहां कल 2 अक्टूबर को लोग गांधी जयंती के दिन क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं कि हम लगातार अनशन करेंगे जब तक कि हमें कहीं सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया जाता या जो मुआवजा है वो नहीं दिया जाता। तो आप सोचिए कि छोटे छोटे गांव की समस्याओं को ये सरकार निपटाने में नाकाम है और बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि ये सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं। ये चीजें हवाई बातें। आप देखिए, स्मार्ट सिटी की बात हुई, कहीं आज तक एक स्मार्ट सिटी नजर नहीं आया। इनके गोद गांव लिए सांसदों ने, वो एक नजर नहीं आया। तो देखिए, ये जुमलेबाजी तो बहुत करते हैं, बड़े बड़े शिगुफे छोड़ते हैं कि जनता को सपने दिखाएं बड़े बड़े कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इनकी कोई भी एक परियोजना, चाहे वो केंद्र की परियोजना हो चाहे वो राज्यों की परियोजना हो, जो धरातल पर पूरी तरह अमली जामा पहन पाई हो, ऐसा नहीं। इनके कोई प्रवक्ता नहीं बता पाएंगे किसी एक परियोजना में इन्होंने धरातल पर उसे पूरी तरह उतारा हो और जनता को उसका पूरा लाभ मिला हो। आयुष्मान योजना के इन्होंने इतने गाने गाए, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, सड़कों में लगातार भ्रष्टाचार किया। ऑल वेदर रोड का क्या हाल है ये सब जानते हैं, जिसका फीता काट करके माननीय मोदी जी जब पिछली बार आए थे चले गए थे। आधी अधूरी रोड था जो बनी नहीं थी, जहां से मैं खुद हूँ उस रोड को मैं खुद काम होते हुए देख रही हूँ और उसका लोकार्पण माननीय मोदी जी करके चले गए। तो आप देखिए किस तरह के इनके दावे हैं, तो कैसे इन पर विश्वास किया जाए यशी जी, इसलिए क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। क्योंकि जो भी ये बातें करते हैं उसका आउटकम कहीं नजर नहीं आता कि धरातल पर कुछ जनता को मिल रहा हो, युवाओं को मिल रहा हो। जब धामी जी सत्ता में आए तो सबको बहुत भरोसा था यशी जी कि युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन हमने इसी राज्य में युवाओं को लाठी डंडे खाते हुए देखा और एक बड़ा बेरोजगार संगठन को बनते हुए देखा है। तो हम माननीय धामी जी की बातों पर कैसे विश्वास करें? कोई एक काम तो ये बताएं कि हमें भी विश्वास हो, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि जो धामी जी कह रहे हैं वो धरातल पर उतरे और यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिले। हम भी इनकी वाहवाही करें, हमें भी अच्छा लगे कि जनता ने डबल इंजन की सरकार दी, इनको खड़ा किया, लेकिन ये उसमें नाकाम साबित होते हैं। तो लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि आप राज्य कर्जे में डूबा हुआ है और इस तरह से आप पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। और 12,500 करोड़ के एमओयू साइन होना, 2.5 लाख करोड़ की बात करना, यशी जी ये क्या है? ये ऊंट के मुंह में जीरो, बिल्कुल जीरे की तरह ही है कि बातें कहाँ और एमओयू कहाँ। तो आप सोचिए ना कि धरातल पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगी कि धामी सरकार काम करे, ये शिगुफे छोड़ने का काम ना करे। ठीक है, कमलेश जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष जो है वो आश्वस्त नजर नहीं आ रहा। विपक्ष को धामी जी पर विश्वास नहीं है और विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि जैसा त्रिवेंद्र रावत की सरकार में हुआ था कहीं वो धामी सरकार में ना हो, और इसे इस कार्यक्रम को महज एक इवेंट बनाकर ना रख दिया जाए कि कुछ नहीं, पैसा बहुत बर्बाद हो गया और उसके बाद जनता को भी कुछ नहीं मिल रहा है, ना निवेश हुआ, ना रोजगार मिल रहा है, ना फैक्ट्रियां लगेंगी। तो आखिर जनता हो या विपक्ष हो, विश्वास क्यों नहीं दिला पा रही है पार्टी? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, विपक्ष की तो जो सोच है वो आजकल नकारात्मक दृष्टिकोण। हर बार कोई भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कोई भी कानून बनाए, कोई नियम बनाए, कोई आम आदमी के लिए भलाई के लिए कोई कार्य करे तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां ढूंढना और उसको झूठ अपनी तरफ उसका झूठ का पुलिंदा बना करके आपके जैसे डिबेट चैनलों में रखना। मैं एक चीज कहूंगा विपक्ष की बात करते हुए, अभी कांग्रेस के और आप आदमी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेडी के प्रवक्ता मैं सुन रहा था, इसीलिए मैं किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं किया, ना मैंने बोला। मैं एक चीज कहूंगा, ये बार बार कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र जी ने जो एमयू साइन किया उसका क्या हुआ। त्रिवेंद्र जी ने जो सिमेंट कराया था 2018 में, इन्हीं महीने के लगभग, आपको पता होगा उसमें 17,000 एमयू धरातल पे
आए और उन्होंने एमयू साइन भी हुई थी, वो एक शुरुआत थी। उसका 2019 में एक जो अपने कोरोना महामारी आई, उस कोरोना महामारी के अंतर्गत कई चीजें अस्त व्यस्त हो गई है। वो ठीक है, वो एक पहल थी उनकी। उस पहल को पुष्कर सिंह धामी जी ने 2023 में एक बार जो अभी लंदन का जो दौरा किया, जिसके अंतर्गत ये लगा लो आप करीबन 3,800 करोड़ के एमयू साइन में, जिसमें 1,000 करोड़ का एमयू जो ये अपनी औद्योगिक समूह है अपना उषा जो कंपनी है उसके साथ क्या है, इनका बार बार ये कहना है और कई बार मैं फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में देख रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि साहब वो तो गाजियाबाद की कंपनी है, वो तो हरिद्वार की कंपनी है, यहाँ जाके क्यों नहीं किया। आप अगर देखेंगे तो वो जो उनके मूलतः भारतीय है वो व्यक्ति, लेकिन उनकी जो रहते हैं वो निवास करते हैं, नागरिकता है वो उन्होंने अभी वहीं किया, तो उसी हिसाब से एमयू भी इसीलिए उन्होंने वहाँ पे उन पे साइन किया है और वो एमयू साइन हुआ है, तो वो एक सकारात्मक पहल है। इसकी सराहना करने की जगह ये अब ये ढूंढ रहे हैं कि साहब ये व्यक्ति कहाँ का है। कई ऐसे भारतीय हैं जो बाहर जा करके अपने उद्योग क्षेत्र में जो आज दूसरा तीसरा स्थान भी अलग अलग देशों में बना रखा है उन्होंने। अगर जो वहाँ की जो उनकी बिजनेस मैगजीन आती तो उसमें कहीं अगर देखें तो हमारे भारतीय बहुत ज्यादा आगे भी है। अगर वो लोग उन लोगों को वहां पे जाकर एमयू, भले वो भारत में भी अगर उनका व्यापार हो रहा है, लेकिन अगर वहां के निवासी आज वहां रहते हैं, भारतीय मूल के रहने वाले थे, तो आज उनके साथ वहां एमयू साइन हुआ है। अब दो हमारा 8 और 9 को जो समेट के करे 2.5 लाख करोड़ का एमयू था साहब, ये तो 12,000 में सिमट के रह गए। इनको जानकारी होनी चाहिए, पहले थोड़ा तथ्य को समझें कि 2.5 लाख करोड़ का जो एमयू है उसके लिए वो हमारा एक लक्ष्य है कि कम से कम इतनी उम्मीद है जो 8 और 9 दिसंबर को होने वाला इंडस्ट्री समिट जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में किया जाएगा, उसमें इतने का एमयू साइन होने का एक हमने लक्ष्य रखा है। और इसके लिए लगातार विदेश यात्राओं में अभी जो आगाम कुछ करके आए हैं, कुछ तय हैं। इसकी एक वेबसाइट भी बनाई गई है, उस वेबसाइट के माध्यम से इजी गोइंग प्रोसेस से किस तरह से आए और ये समिट जो हमारा जो लक्ष्य है 2.5 का वो पूर्ण हो सके, 2.5 लाख। कमलेश जी, और आपका इसके ये जो अंतर्गत अगर हम इनके कार्यकाल की बात एक सेकंड रुके जरा, ये जो आपका आपदा प्रबंधन सम्मेलन है, 6वां सम्मेलन हो रहा है, ये विपक्ष कह रहा है 5 तक में आपने क्या सीखा? हम जो आपदा जोशीमठ के लोगों का तो भला अभी तक नहीं हो पा रहा है, अन्य जगहों की बात करें तो वहां पर भी यही हाल है। तो आपने क्या सीखा 5वें तक? अब 6वें में भी क्या सीख लेंगे हम? और अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर क्यों है, ये भी सवाल अभी शांति प्रसाद जी कह रहे थे। इसमें जो विपक्ष 2013 की आपदा के बाद हम बहुत कुछ सीखे हैं और क्या स्थिति रही क्या रही वो तो सब जग जाहिर है। लेकिन जो हम एक चीज होने की जो हमने आपदा एक सकारात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए हमारी जो सरकार है वो इस तरह के सम्मेलन कर रही है। हर सम्मेलन से कुछ ना कुछ सीख आती है। ऐसा नहीं कि बारिश होगी और आपदा नहीं आएगी। आपदा की स्थिति प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसमें हर सरकार के कोई भी सरकार ये चाहती है, या कोई भी अगर किसी के नेतृत्व में अगर सरकार चल रही है तो कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरे कार्यकाल में इस तरह की कोई भीषण आपदा है। लेकिन उसके अंतर्गत हमारी जो मॉनिटरिंग टीम थी, आज इतना जनहानि नहीं हुई। कहीं अगर संपत्ति की किसी को हानि है तो उसका भी सूचीबद्ध किया गया, उनको मुआवजे की स्थिति रखी गई। कई ऐसे गांव हैं जिनके अंदर समिति कमेटी के माध्यम से उन पर चिंतन किया जा रहा है और उनको पुनर्वास किया जा रहा है। उसके अंतर्गत उस कमेटी के अंतर्गत अब ये कह रहे हैं साहब अमिताभ बच्चन आएंगे या नृत्य करेंगे। अरे अमिताभ बच्चन अपना पर्यटन जो हमारा एमयू जो हम लोग साइन 2.5 करोड़ का हमने जो एमयू साइन करने का एक टारगेट रखा है, तो आपदा के अंतर्गत एक मैसेज जो जा रहा है, क्योंकि यही जो विपक्ष है वो इसी तरह के मैसेज उठाता है। ये इनके तो जो नेता हैं वो विदेश में जाकर के हमारे नरेंद्र मोदी जी वहाँ सम्मान बढ़ाते हैं, सम्मान घटाने का काम कर रहे हैं। अब एक मैसेज दें साहब उत्तराखंड आपदाग्रस्त क्षेत्र है, उत्तराखंड आपदाग्रस्त क्षेत्र है। अमिताभ बच्चन अगर कोई सेलिब्रिटी है, उनके फैन फॉलोइंग है, उनको अगर बुलाया जा रहा है तो उसका भी एक मैसेज सकारात्मक जाएगा। क्योंकि हमारे अगर वो ये गाना गा गए कि अगर ये उत्तराखंड में आके ये गाना गा गए कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्या आप नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए ना पहले। अरे शांति जी, अगर वो ये गाना गा गए कि उत्तराखंड के अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तब क्या होगा? अब ये तो आपकी सोच है ना, ये तो मानसिकता दिखा रही है आपकी। चलिए ठीक है, बहुत देर से वरिष्ठ पत्रकार जी इंतजार कर रहे हैं। कमलेश जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी, माफी चाहूंगी। सुभाष जी, आपके पास काफी देर से आ रही हूँ मैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सभी की आपने यहाँ पर बातें सुन ली, सभी के रिएक्शंस ले लिए। विपक्ष कह रहा है विश्वास नहीं है,
तो वहीं पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कि दामी जी पर विश्वास रखना जरूरी है और दामी जी अपने विश्वास पर खरे उतरेंगे। क्या कुछ कहना चाहते, कैसे देख रहे हैं इस इन्वेस्टर समिट को, क्योंकि इसको लेकर बहुत हाई तौबा मची हुई है। 12,500 करोड़ का MOU, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो MOU साइन हुए हैं वो त्रिवेंद्र सरकार में भी साइन हुए थे। ये तमाम आरोपों के बीच आज उत्तराखंड में माफ कीजिएगा, दिल्ली पहुंचने वाले हैं धामी जी। हेलो जी सुभाष जी, ये मुझसे पूछा जा रहा है ना? जी जी जी। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य का कल्याण कैसे होगा और राज्य की बेहतरी कैसी होगी ये सोचने का अधिकार उनको है। और जब सोचने का अधिकार उनको है तो क्रियान्वित करने का भी अधिकार उनको है, और ये अधिकार उनको जनता की तरफ से मिला हुआ है। इसमें किसी को संकोच नहीं होना चाहिए और संशय नहीं होना चाहिए। एक बात रह गई बात सरकार के कार्यशैली की, तो विपक्ष का ये कहना ठीक है कि जब पांच आपदा में आपका ऐसा कौन सा अनुभव हुआ जो छठे में आप चाहते हैं कि 5 के बाद छठा में, क्योंकि जब हम सीरीज वाइज किसी चीज में जाते हैं, ये मैं नहीं कहता कि 5 बार आप असफल हुए तो छठा बार आप काम ना करें, लेकिन सवाल ये है कि उससे पहले का होमवर्क क्या सरकार ने किया है। दूसरी बात ये कि जब आप 2 ग्लोबल प्रोग्राम आप रख रहे हैं 2 ही महीने के अंतर्गत, एक छोटी सी डेंगू आपसे पूरे देहरादून का नहीं संभला, 800,000 बेड लोग यहाँ मारामारी चल रही है, उस परिस्थिति में आपको लगता है कि आप ग्लोबल समिट करा रहे हैं, उसके लिए आप पूरी तरह उत्तराखंड तैयार है? सवाल यहाँ है। दूसरी बात, जो जब इंग्लैंड मुख्यमंत्री जी गए थे, वहां जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जाते हैं तो उनका पूरा एक प्रोटोकॉल है, उस पर सरकार का पूरा खर्चा होता है, प्रदेश का पैसा खर्चा होता है। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन अनम्यूट कीजिएगा सुभाष जी। सवाल ये उठता है कि आखिर ये तैयारियां इतना छोटा सा हमारा प्रदेश है, हमारी मशीनरी भी कोई बहुत क्षमतावान नहीं है, ठीक ठाक मशीनरी हमारी उत्तराखंड की, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा संसाधन भी नहीं है। उस संसाधन में हम ये बड़े बड़े काम जो कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो क्या हम कर पाएंगे? ये मूल मुद्दा ये है। और ये मुद्दा बिल्कुल सही है कि अमिताभ बच्चन को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जाहिर है आप किसी और को भी एम्बेसडर बनाइए, लेकिन इसकी जरूरत थी क्या? बगैर ब्रांड एम्बेसडर बनाए क्या हम वहाँ काम नहीं कर सकते हैं? क्या कोई काम नहीं हो सकता था? काम हो सकता था। दूसरा बात, जो जितने अनुभव रहे हैं अब तक आपदाओं के, वो अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ये आपदाओं का प्रदेश है, हर साल पहाड़ में टूट फूट होती है, हर साल बारिश आता है, हर साल बाढ़ आता है, हर साल ये। यहाँ तो बिल्कुल एक कल्चर बन जाना चाहिए कि आपदा आई और उसके लिए हम तैयार हैं। अभी जोशीमठ छोड़िए ना, जोशीमठ तो अभी हाल का है, इससे पहले के जो आपदा आए थे, केदारनाथ आपदा के अभी बहुत सारे लोग भटक रहे हैं। उत्तर काशी में जो आपदा आई थी, बारनावत जो आया था, उससे बहुत सारे लोग पीड़ित अभी भटक रहे हैं। सवाल ये उठता है कि एक काम पूरा नहीं हुआ, दूसरे बड़े काम में आप हाथ डालते हैं, दूसरा काम आप अधूरा छोड़ते हैं, फिर तीसरे में चले जाते हैं, तीसरा छोड़ के चौथे में चले जाते हैं। तो ये प्रश्न वाजिब है कि आखिर लोग फिर कैसे समझे कि आप किसी काम के प्रति गंभीर हैं। मूल मसला यहाँ है। ठीक है, इन्वेस्टर समिट की अगर हम बात करें तो ये जो कहा जा रहा है पुरानी कंपनियों को फिर से टाई अप किया जा रहा है, जो पहले त्रिवेंद्र सरकार में हुआ था, उन्हीं के पास जाकर MOU साइन किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुरानी कंपनी जो है वो अगर नया इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो जरूरी है कि क्या कि हम एक अगर दूसरे आदमी को हम नया खोज करके लाते और उससे 500 करोड़ और 1000 करोड़ डलवाते, वो अच्छा था, या एक कंपनी जो हमारी यहाँ ऑलरेडी काम कर रही है उससे हम 1000 करोड़ डलवा रहे हैं? एक तर्क यह मुख्यमंत्री के पक्ष में ये बात बनती है, इस चीज को समझना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि गाजियाबाद की जो कंपनी है उसके लिए आप इंग्लैंड जाकर के साइन करें, क्या आप उनको यहाँ टाई अप नहीं कर सकते कि भाई साहब किराया मैं दे रहा हूँ, आप आ जाओ, MOU यही साइन कर लो? तो इतने खर्चे जो हुए, इतने तामझाम जो हुए, इससे हम बच सकते थे, हमारा प्रदेश का पैसा बच सकता था। ये प्रश्न उठाना वाजिब है। ठीक है, वापस आएंगे। अंशुल जी, आप यहाँ पर आपने कमलेश जी को सुना, कमलेश जी की बातों से सहमत है? मैं बहुत ध्यान से अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था। मैं सिर्फ 2 सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी विपक्ष की सोच नकारात्मक है। हमारी सोच नकारात्मक नहीं है, इस सरकार का परफॉर्मेंस नकारात्मक है। और मैं 2 उदाहरण के साथ 2 सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ। आपको याद होगा शशि जी कि इसी सरकार ने एक विदेशी कंपनी से करार किया था
जो इकोनॉमिक एक्सपर्टीज रखती है, और इस सरकार ने कहा था कि ये कंपनी हमें सलाह देगी इस राज्य की जीडीपी को बढ़ाने की और कर्ज को कम करने की। उसको ये सरकार प्रतिदिन लाखों रुपए दे रही है। उसका नतीजा क्या निकला, उसकी रिपोर्ट क्या है, उसके परिणाम क्या है, इस सरकार को ये सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि अंतोगत्वा वो पैसा इस प्रदेश के आम लोगों का है, और वैसे भी ये प्रदेश जो है भारी कर्ज में। दूसरा सवाल मेरा इनसे ये है कि तमाम प्रयासों के बाद भी ऐसा क्या कारण है, इनकी सरकार की ऐसी क्या विफलता है कि जो बेरोजगारी दर अक्टूबर 2022 में 4.1 थी, वो सितंबर 2023 में बढ़कर 7.8 क्यों हो गई है? ये इनकी विफलता कही जाए या इनका सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाए, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी को देना चाहिए। अब मैं आता हूं दूसरी बात, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। सवाल इस बात का नहीं है सरकार की नीति क्या है, सवाल ये है इस सरकार की नीयत क्या है। जो काम उत्तराखंड देहरादून में हो सकता था, उसके लिए लंदन जाने की क्या आवश्यकता थी? पहला सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि इन्वेस्टर समिट बुरी बात नहीं है, हर राज्य अपना अपना इन्वेस्टर समिट करता है, लेकिन इसी सरकार के पुराने अनुभव जो हैं, जो इनका परफॉर्मेंस है, 2018 के निवेश सम्मेलन का जो आउटपुट है, उसको आप केवल कोरोना का बहाना लगा के नकार नहीं सकते हैं। आप ही ने कहा था, आपने घोषणा की थी कि हमने 1,20,000 करोड़ के एमओयू किए 2018 में, और 2020 में 2 वर्ष का अंतर था। क्या हासिल किया आपने? उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। तो ये सच्चाई है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अपनी नाकामियों से उनको भ्रमित करने के लिए ये इस तरह के इवेंट करते हैं, और यही नहीं करते, ये हर राज्य में जहां जहां इनकी सरकार है वहां करते हैं, लेकिन उसका परिणाम सिफर होता है, और ये हमने 2018 में भी देख लिया। ठीक है, कमलेश जी जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं कि साहब ये चुनाव से पूर्व ही घोषणाएं करते हैं। चुनाव लोकसभा का है, और लोकसभा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी पर पूरे देश को पूरा गर्व है, और उनके साथ आज पूरी, चाहे आधी आबादी वाला मामला हो, हम लोग आरक्षण की बात करते हैं तो 50% जो महिलाओं को आरक्षण दिया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए किया है। उसके अलावा ऑल वेदर रोड जो आज पूरी हो गई है, जिसमें आज जो यात्री हैं, यात्रियों की संख्या पूर्व की अपेक्षा, केदारनाथ की 2013 में आपदा की जो स्थिति है, उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वहाँ 500 या 1000 यात्री भी जा सकते हैं। आज वहाँ संख्या कहीं से कहीं पहुंच गई है, और आए दिन आंकड़े बढ़े जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग नया पुनर्निर्माण, केदारपुरी के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, आप बद्रीनाथ को मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाने वाली हम लोग बात करते हैं। हेमकुंड रोपवे की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसका शिलान्यास माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, एक 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है उत्तराखंड, वो देव स्थानम है, एक तीर्थानम है, तो उसमें कहीं ना कहीं रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए, पर्यटकों को आने के लिए, उनके लिए उस दृष्टिकोण से सरकार का एक नजरिया होता है, एक देखने की दृष्टि होती है, उस हिसाब से निवेश किया जा रहा है। उसके बाद चाहे हम लोग कुंड से लेकर केदारनाथ की रोपवे की बात करते हैं, कई लोग डिबेट का पॉइंट बनता था कि साहब खच्चरों पे अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसका भी कार्य चालू होने वाला है। जो एक रोपवे है जो गौरीकुंड से केदारनाथ का, ये भी हमारी केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी, और जो डबल इंजन की बार बार ये बात करते हैं साहब, हम डबल इंजन का नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी आती है चुनाव में और कुछ करती नहीं है। हम केंद्र सरकार की यहाँ पर उसके अलावा ऋषिकेश, सुनिए मैडम, अब बोलने दीजिए। ऋषिकेश के अंदर आप ऋषिकेश के अंदर जो एम्स, उसके अलावा आपका हल्द्वानी के अंदर जो प्रस्तावित एम्स पुनः एक और बनाया जा रहा है एक स्टेट के अंदर, ये हमारी है। उसके अलावा देहरादून में पहले हवाई मार्ग से जाने की बात नहीं कर रहे हम। देखिए कमलेश जी, 2 घंटे के अंदर देहरादून से दिल्ली। देखिए ये आप जो अपनी वाहवाहियां गिना रहे हैं, हमें इससे मतलब ही नहीं है। बात वाहवाहियां नहीं गिना रहा हूं मैडम, निवेश की है, बात निवेश की है। कमलेश जी, कमलेश जी, विपक्ष स्तरों से कमलेश जी, नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचेगा, ये जनता जानती है। मैं वाहवाही की बात नहीं कर रहा हूँ। कमलेश जी, देखिए आपकी योजनाएं कौन कौन सी है, कितनी धरातल पर है, किस तरीके से काम हो रहा है, ये तो हमें मालूम ही है ना, क्योंकि हर समय समय पर आप लोग ये सब बखान करते रहते हैं। मुद्दा तो निवेश का हो रहा है, कार्य के आधार पर जनता जानती है, इसीलिए तो इनके डब्बे खोल रहे हैं सबके। ये आज बोल रहे हैं जबरदस्ती की साहब ये हो गया, इनसे ये पूछिए ना, इससे पूर्व जो आपदा आई थी कितना निवेश आई कांग्रेस, 2012 से 2017 तक इनके पास कार्यकाल था, जीरो निवेश था। कांग्रेस तो नकारा थी, कांग्रेस नकारा थी, सुनिए कांग्रेस नकारा थी, जनता ने नकार दिया, आपको 2 बार सत्ता में लाए, आप बेहतर करके दिखाइए।
भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है, सवाल इनसे कुछ पूछो, जवाब ये कुछ देते हैं। मैंने दो जवाब ही दे रहा हूं स्पेसिफिक मैं सवाल आपको, पूछे आपके थे। जवाब मैंने नहीं, नहीं नहीं मैंने कमलेश दो जी, ये क्वेश्चन- जवाब था ही नहीं। शांति प्रसाद भट्ट जी फटाफट जवाब दीजिएगा, सवाल पूछेगा। नहीं है, इसकी डेटिंग है। कितना शांति प्रसाद भट्ट जी के कार्यक्रम सहमत है कमलेश जी से? 2012 से 2017 के बीच में बताइए ये ना। दिक्कत नहीं है, ये ट्रेनिंग है। नहीं ट्रेनिंग नहीं है, ये हकीकत है। आप इसे ट्रेनिंग समझते रहे हो और जनता शांति इसको प्रसाद जानती है, भट्ट जी, इसलिए एम आई ऑडिबल? आप सुन पा रहे हैं मुझे? शांति प्रसाद भट्ट जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आपकी सरकार ने एक मैकेंजी नामक कंपनी से जी, अनुबंध किया था। कमलेश जी की बातों से सहमत है? अंशुल जी, वक्त की चूंकि कमी है, प्लीज। शांति प्रसाद जी सवाल सहमत है कमलेश जी की बातों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी में नंबर 1 है। इनसे पूछो कुछ, बोलते कुछ है। हमारा ये कहना है कि मेगा रोड शो जो ये कर रहे हैं, जहां अमिताभ बच्चन ठुमके लगा लगा के कहेंगे कि उत्तराखंड के अंगने में किसी का क्या काम है, और आपदा के 5 अनुभव आपको बता रहे हैं कि यहाँ ऑल वेदर रोड की स्थिति से लोग परेशान हैं, गांव के गांव दरक गए, ये बताने को तैयार नहीं है। और जिन गांव को विस्थापित करने की ये बात कर रहे, वो गांव धरने दे रहे। उत्तराखंड में नौजवान बच्चे बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे, गांव में घरों में शादियां बंद हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम बहुत अच्छा है, इन्वेस्टर समिट के नाम पर कमीशनबाजी खूब करो, दबा के काम होना हो। जो पिछली बार 1,20,000 करोड़ का जो इन्वेस्टर करने की बात कर रहे थे, वो हमारी जमीन बेच का है। 3 अक्टूबर 2018 में इन्होंने भू कानून खत्म कर दिया। अब ये फिर इन्वेस्टमेंट की बात। शांति जी, भू कानून के बारे में एक क्लोज है, भू कानून के बारे में एक क्लोज है जो इंडस्ट्री समिट के लिए जो लोग उद्योग लगाएंगे उनके लिए प्रावधान रखा है। अरे भाई, प्रावधान रखा तो बता दो ना, बता दो पहाड़ के पहाड़ क्यों बिक गए फिर? कितने इन्वेस्टर पहाड़ में लगे? अरे सुनो मेरी बात सुनो, पहाड़ ये तो बता दो इंडस्ट्री आप कौन ये सी कह पहाड़ रहे में लग गई? अरे बात वो करो जो कम से कम अनुभव की हो। ऐसे शांति जी, आप ही कह रहे हैं कि सर कोई 2-3 जी के कार्यकाल में हुआ ही नहीं, कोई इन्वेस्टर आए नहीं और हमने जमीनें बेच दी। वो सुर सिंह, वो ठीक है। सिंह धार की जमीन का सुभाष जी, अंतिम आप प्रतिक्रिया दो आपकी मिनट लूंगी बात बहुत कम करते हो। शब्दों में। सुभाष जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी बहुत कम शब्दों में। 2017 में त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में कोई सुभाष हुआ जी, ही नहीं है, और आप ही कह रहे सारी जमीनें बिक गई। अरे भाई, जबकि प्रावधान था कि जो व्यक्ति धरातल पे अगर शांति प्रसाद भट्ट जी और कमलेश जी रुकिए जरा। कमलेश जी, कमलेश जी बदल दिए, ये क्यों बदले? शांति प्रसाद और कमलेश जी को राजनीतिक रूप से विकास की रफ्तार वही है, ड्राइवर चेंज हो गया है। तभी तो हटाए, जब वो बेईमान साबित हुए सुभाष तभी जी, तो हटाए 3-3। और अब आप अंतिम ये प्रतिक्रिया चौथा आपकी। नौटंकी फिर शुरू कर दिया आपने। रोड शो से इन्वेस्टर आएंगे क्या, या अमिताभ बच्चन के ठुमके? सुभाष जी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। सुभाष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अंतिम मैं सुना हूं, बोलिए। अंतिम रिएक्शन आपका लूंगी मैं इस पूरी डिबेट का। अगर हम बात करें, देखिए निवेश को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि दामी सरकार अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है तो एक मौका देना चाहिए। हर चीज में नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष को और पूरे उत्तराखंड को चाहिए कि दिसंबर तक जो है इंतजार करे और मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं उनको करने दे, और उस काम को लेकर जो सकारात्मक सहयोग हो सकता है वो उनको किया जाए जी। अगर उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो फिर उनका जितना छीछा लेदर हो उस करने में कोई कोताही भी विपक्ष ना करे, ना कोई और करे। लेकिन तब तक जब तक वो काम कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि नहीं हमें ये करना है और वो करने के में लगे हुए हैं, तब तक मुझे लगता है कि हम लोगों को सकारात्मक सोच रखना चाहिए। बिल्कुल, सकारात्मकता के साथ हमें कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा दिसंबर तक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे करीब 5:30 बजे। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर निवेशकों से मिलेंगे, रोड शो भी करेंगे। इससे पहले वो ब्रिटेन गए थे, इसके बाद भी उनके अलग अलग दौरे हैं जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में निवेश है इसको लेकर प्रयासरत है। हालांकि विपक्ष लगातार कई सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं जो त्रिवेंद्र सरकार में हुआ था उसको लेकर हमलावर है। हालांकि ये देखना होगा दिसंबर में जब इन्वेस्टर समिट होगी कि किस तरीके से निवेश आए या इससे उत्तराखंड का भला हो रहा है या नहीं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।